जय हिंद मेरे भाई। एमटीएस और सीएचएसएल वाले मेरे प्यारे भाइयों, आप सभी के लिए आज का ये जो सेशन है ये बेस्ट 50 क्वेश्चंस मैं आप लोगों को करा रहा हूँ और यही कॉन्सेप्ट, यही तरह के सवाल आपको एग्जामिनेशन में देखने को मिलेंगे। पैटर्न कितना भी बदले, किसी भी तरीके का लेवल डिफिकल्ट बनाए, लेकिन इस लेक्चर से आपको बहुत बेनिफिट मिलने वाला है और ये मैं जानता हूँ। क्लास खत्म होने के बाद जब आप पेपर देने जाओगे तो आप इसी वीडियो पर आकर दोबारा से कमेंट करोगे कि सर आपने हमारे दिल की बात को समझ लिया और हमारा पेपर बहुत आसान हो गया। तो चलिए मेरे भाई, आज शुरू करते हैं आपके लिए बेस्ट 50 एरर बेस्ड क्वेश्चंस। सबसे पहला सवाल आप सभी के सामने लेकर आया हूं मेरे भाई। आपको यहाँ पर बताना है कि इस लिखे हुए सेंटेंस के अंदर वो शब्द आपको पहचानना है जो पार्ट्स ऑफ स्पीच के अनुसार सही तरीके से फिट नहीं हो रहा है। सर सबसे पहले हमने वर्ब को देखा, यहाँ ये वर्ब का सब्जेक्ट है आ क्विकली डिसीजन, तो आप कहेंगे इस मेड का जो ऑब्जेक्ट है वो अपने आप में डिसीजन है जो कि नाउन है। नाउन से पहले जब भी हम यूज करते हैं नाउन को क्वालिफाई करने के लिए तो हमें चाहिए होता है एडजेक्टिव। तो आप सभी भाइयों को ये चीज पता है, क्विक अपने आप में एक एडजेक्टिव है और इसके साथ अगर एलवाई हम जोड़ते हैं तो ये एडवर्ब बनता है। तो नाउन को क्वालिफाई करने के लिए हमें सिर्फ और सिर्फ क्या चीज चाहिए, एडजेक्टिव यानी कि क्विक। तो ये अपने आप में बिल्कुल सीधा और प्यारा सवाल था। सवाल नंबर 2 की तरफ चलते हैं। बाय द टाइम दे अराइव द कॉन्सर्ट हैड एंडेड। अब इस लिखे हुए सवाल की अगर हम बात करते हैं तो बाय द टाइम की अगर हम बात कर रहे हैं तो ये इक्वल होता है व्हेन। ये एक समय की जानकारी हमें देता है। ठीक है मेरे भाई, जब ये हमें समय की जानकारी देता है तो समय के अनुसार बात हम कर रहे हैं। यहाँ पर जब ऐसा हुआ, ये V1 है यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट के साथ ये जो हमारे सामने एक्शन हुआ है ये हो चुका होगा। प्रेजेंट की लिखे हुए टाइम क्लॉज को या कंडीशनल क्लॉज को हम फ्यूचर के कोरस्पॉन्डिंग एंड करते हैं और यहाँ पर एक कंप्लीटेड एक्शन को अगर ये दिखा रहा है तो मेरे बच्चों कंप्लीटेड एक्शन के लिए हमें हैड नहीं, हमें लिखना होगा विल हैव एंडेड। ठीक है मेरे भाई, तो ये टाइम और कंडीशनल क्लॉजेस वाला कॉन्सेप्ट हमने यहां लगाया। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। ही वाज सीनियर देन मी इन कॉलेज। अब मेरे बच्चों आप सभी को पता है ये कंपैरेटिव्स के एक्सेप्शंस हैं। जिन शब्दों के अंत में आप लोगों को IOR देखने को मिलता है, कंपैरेटिवली हम इसके साथ देन नहीं, हम इसके साथ टू का यूज करते हैं। तो सीनियर के कंपैरिजन के लिए हम लोगों को देन नहीं, क्या चीज की जरूरत है, टू की। चलिए मेरे भाई क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। शी हैज बीन टीचिंग इन दिस स्कूल सिंस 5 years। आप सभी बच्चों को ये बात बहुत अच्छे से टेंस के दौरान सिखाई गई कि सिंस और फोर के अंदर हम लोग टाइम एलिमेंट को अलग अलग तरीके से बताने का काम करते हैं। फोर हम यूज करते हैं जब हमें पीरियड ऑफ टाइम देखने को मिलता है, यानी कि एक ड्यूरेशन हमें देखने को मिलती है, समय का अंतराल देखने को मिलता है, कौन सा काम कब शुरू हुआ और कब तक चला। जबकि सिंस की अगर हम बात करते हैं तो सिंस हमें बताने का काम करता है क्या चीज, पॉइंट ऑफ टाइम, यानी कि समय कितने पर्टिकुलर स्पेसिफिक टाइम से जुड़ा हुआ है। तो मेरे प्यारे नन्हे बच्चों 5 साल तो पीरियड ऑफ टाइम बता रहा है, इसीलिए यहां सिंस की जगह हमें फोर की जरूरत थी। बाकी के लिखे सेंटेंस में कोई भी आपत्ति नहीं है। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। द टीचर हु हैड कंडक्टेड द वर्कशॉप। टीचर जिसने कंडक्ट किया था वर्कशॉप को पहले अलोंग विद हिज असिस्टेंट्स, अपने असिस्टेंट्स के साथ। ठीक है, अब पॉइंट को ध्यान से समझने की कोशिश करना है। यहाँ ये पूरा का पूरा रिलेटिव क्लॉज है मेरे भाई। पूरा का पूरा रिलेटिव क्लॉज है, एक तरफ रखते हैं। अलोन विद एक प्रेपोजिशन है भाई। प्रेपोजिशन का ये ऑब्जेक्टिव केस है, यानी कि टीचर सब्जेक्ट हो गया। अब टीचर सब्जेक्ट है तो इसी की वजह से हम यहाँ पर हैज का यूज करेंगे, तो गड़बड़ है बी पार्ट में। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं मेरे भाई। ईच पार्टिसिपेंट हु रजिस्टर्ड ऑनलाइन फॉर द इवेंट वर गिवन। बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह से ये भी काम आप लोगों के आएगा। यहां पर अगर इस हु से सेंटेंस को पढ़ने का काम करेंगे तो ये पूरा का पूरा रिलेटिव क्लॉज है जो इस पार्टिसिपेंट की बात कर रहा है। यही आपका सब्जेक्ट है जो कि सिंगुलर है। अब इस सब्जेक्ट सिंगुलर होने की वजह से यहां पर आप लोगों को वर नहीं वॉज का यूज करना होगा। तो यहां पर अगर हम समझने की कोशिश करें तो वॉज का यूज हमें करना था। बहुत प्यारा सवाल है मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं। वन ऑफ द गेस्ट स्पीकर्स, देखो बड़े प्यार से समझने का काम कीजिएगा। वन हमारे सेंटेंस का सब्जेक्ट है, ये प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। वन ऑफ के बाद आने वाला जो भी नाउन या प्रोनाउन आप लिखें वो प्लूरल ही चाहिए। यहां से आप लोगों का रिलेटिव क्लॉज शुरू है। हु एड्रेस द सेमिनार एंड इंटरेक्टेड विद स्टूडेंट। सर हिंदी के चक्कर में बिल्कुल नहीं पढ़ना, सिंटैक्टिकली इसको तोड़ना है। ठीक है ना, सब्जेक्ट क्या है, उसकी वर्ब क्या है और अरेंजमेंट आगे का क्या है। हाँ मेरे भाई यही हमारा सब्जेक्ट है तो सिंगुलर है, तो सिंगुलर होने की वजह से यहां पर आप लोगों को वर नहीं वॉज लिखना है। तो गड़बड़ कहां है भाई, क्वेश्चन नंबर
8 की ओर बढ़ते हैं भाई। नीदर द प्रिंसिपल नोर द टीचर्स। मेरे भाई ये पेयर कंजंक्शन का एक बहुत ही प्यारा सवाल हमारे सामने है। नीदर के साथ यहाँ पर जो भी लिखा है सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन जो नोर के साथ लिखा है यही आप लोगों का सब्जेक्ट है, और इसी नियरेस्ट सब्जेक्ट के अनुसार हम लोगों को वर्ब की जरूरत है, तो यहाँ पर हम लोगों को लिखना होगा वर्ब। मजा आ रहा ना? क्वेश्चंस को सेकंड्स में उड़ाने की कोशिश करना है, ठीक है ना? ये प्रैक्टिस का टाइम है। यहाँ पर अगर मैं पूरे कॉन्सेप्ट पर आपको उलझाऊंगा तो दैट विल बी अ वेस्ट ऑफ टाइम। कैन हमारी मॉडल एक्सिलरी है, सब्जेक्ट ये हमारी वर्ब है। कैन यू पिक अप मी फ्रॉम द एयरपोर्ट टुमारो। अब इस सवाल में हमें कहाँ गड़बड़ देखने को मिल रही है? तो आप कहेंगे सर यहाँ पर पिक अप मी है। इसका एक बिल्कुल बेसिक सा आप लोगों को लॉजिक समझाता हूँ। जब भी कोई फ्रेजल वर्ब हम लोगों को देखने को मिलती है, तो फ्रेजल वर्ब के अंदर वर्ब के साथ हम प्रेपोजिशन को जोड़ने का काम करते हैं, और जब इसके साथ हम लोगों को कोई भी प्रोनाउन यूज होता हुआ नजर आता है ट्रांजिटिवली, तो इस प्रोनाउन की अरेंजमेंट हम इस वर्ब के नजदीक रखते हैं। तो मेरे भाई पिक अप मी को हम ठीक करने की कोशिश करेंगे और हम कहेंगे पिक मी अप। ठीक है मेरे भाई, तो यही हमारे लिए करेक्ट आंसर इस चीज का बनता है। और मेरे भाई फ्रेजल वर्ब्स को गहराई से समझने के लिए ही आप लोगों को जरूरत होती है वोकैबुलरीज की। ठीक है, तो इसके अंदर फ्रेजल वर्ब की पूरी थियरी भी दी है, क्वेश्चंस को बनाने की टेक्निक भी आपको सिखाई जाएगी। ठीक है, और आपके पास अपनी इंग्लिश एक्यूमेंट है तो वो तो बेस्ट है ही मेरे भाई। क्वेश्चन 10 पर आते हैं। द कीज आर इनसाइड द टेबल ड्रॉर। अब सवाल को ध्यान से समझने की कोशिश हम करते हैं। यहां लिखा है द कीज आर। कीज तो अपने आप में क्या है? आप कहेंगे सर प्लूरल हो गया, है ना? आगे क्या लिखा? इनसाइड। अब इनसाइड अपने आप में एक एम्बिग्विटी क्रिएट करती है। इनसाइड का मतलब होता है जो किसी चीज के है तो अंदर, लेकिन फिक्स्ड प्लेस की बात नहीं कर रहा। लेकिन अगर आप किसी भी ड्रॉर के बारे में बात करते हैं, ये किसी भी टेबल का एक ड्रॉर है जो आपने खींचा है, तो चाबी आपने जब इसके अंदर रखी है, तो ड्रॉर को अगर आप ध्यान से वापस पुश करते हैं तो ये सराउंड करने वाली फीलिंग हमारे सामने क्रिएट करती है। मेरी बात समझ में आ रही है? एक एक शब्द होता है इनसाइड, एक शब्द होता है आउटसाइड। इनसाइड का मतलब सिर्फ अंदरूनी बात कर रहा है, आउटसाइड की बात करते हैं तो जो बाहरी बात कर रहा है। यहां पर सर यहां उसके अंदर रखा हुआ है, तो इसके अंदर की बात अगर हम करते हैं तो यहां पर हम लोगों को चाहिए इन द टेबल। ठीक है, ड्रॉर। क्वेश्चन 11 पर आते हैं। वन मस्ट कीप हिज प्रॉमिस। मेरे भैया, अगर वन हमारे सामने जनरल सेंस में सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है, तो इसी सब्जेक्ट के अनुसार हम लोगों को पजेसिव केस यहां पर चाहिए, और हम इसके लिए क्या लिखेंगे? वंस। ठीक है मेरे भाई, तो गड़बड़ कहां है मेरे भाई? यहां पर वंस प्रॉमिस। ठीक है, ये आप लोगों ने प्रोनाउंस में मेरे साथ डिटेल में भी पढ़ा है कि वन को हम जनरल सेंस, स्पेसिफिक सेंस किस तरीके से यूज करते हैं। क्वेश्चन 12 पर हम काम करते हैं। द बिहेवियर ऑफ दीज स्टूडेंट्स। बिहेवियर किनका? इन स्टूडेंट्स का। अब मेरे भाई ये तो अपने आप में प्रेपोजिशन है। प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट अगर हमारे सामने सिंगुलर है, तो सिंगुलर में प्रेजेंट इंडेफिनिट के अकॉर्डिंग हमें कहां पर जाना होगा? तो आप कहेंगे सर प्रेजेंट इंडेफिनिट में सिंगुलर सब्जेक्ट के अनुसार लीव नहीं, लीव्स होना चाहिए। ये हमारे पास करेक्ट आंसर है। यहां लिखा हुआ ये जो लीव है ना मेरे भाई, ये अपने आप में मेन वर्ब है, प्रेजेंट इंडेफिनिट के अकॉर्डिंग आप इसे ठीक करेंगे। क्वेश्चन 13 कहता है नीदर राम नोर हिज ब्रदर्स इज रिलायबल। यही आती है बात हमारे सामने पेयर कंजंक्शन। सर नीदर के साथ हम नोर का यूज करते हैं, सब्जेक्ट ये नहीं, हमारे पास सब्जेक्ट ये है, और इसी के नियरेस्ट अगर हम जाने की कोशिश करते हैं तो यहाँ इज नहीं, हमें आर लिखने की आवश्यकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है ही हैज सॉ। यह तो सवाल ही अपने आप में गड़बड़ हो गया मेरे भाई, है ना? देखो, दो तीन बातें आप लोगों को टू द पॉइंट याद रख लेनी है। हैज हैव हैड के बारे में या तो हम लोगों को सीधा सीधा ऑब्जेक्ट देखने को मिले जो इसका पोजेशन, रिलेशन, प्लान ऐसी चीजों को बताने का काम करता है, या फिर हम लोगों को इसी के इमीडिएट थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लिखी होनी चाहिए जो कि इसको परफेक्ट टेंस में लेकर चला जाता है। ठीक है ना? और अगर इसी परफेक्ट टेंस के पैसिव की तरफ हम जाते हैं तो बीन के साथ थर्ड फॉर्म हमें चाहिए, ये पैसिव वॉइस बनाता है परफेक्ट टेंसेस का। तो ही है सॉ, गड़बड़ हो गई, यहाँ सो को हटाकर हम लिखने का काम करेंगे सीन। तो ये तो बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन बन गया। क्वेश्चन 15 पर हम आते हैं। शी इज जूनियर देन मी। थोड़ी देर पहले भी मैंने आपको बताया मेरे छोटे भाइयों कि जब किसी शब्द को कंपैरेटिवली हम आई ओ आर के साथ एडजेक्टिव के फॉर्मेट में यूज करते हैं, तो इसके कंपैरिजन के लिए हमें देन नहीं, हमें टू का यूज करना पड़ता है।
क्वेश्चन 16 पर काम करते हैं। शी इज मोर स्मार्टर देन हर सिस्टर, इसी को हम कहते हैं डबल कंपैरेटिव्स। इसी कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं डबल कंपैरेटिव्स, और डबल कंपैरेटिव्स हमेशा गलत होते हैं। किसी भी कंपैरेटिव डिग्री के पहले मोर या लेस आप देखें, उसी के साथ सफिक्स कर दे ई आर या आई ई आर, तो ये दोनों बातें बर्दाश्त नहीं करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। अब इस पॉइंट से हम अगर समझते हैं वह ज्यादा स्मार्ट है अपनी बहन से, तो कंपैरेटिव डिग्री यहां है, तो मोर लगाने की आवश्यकता नहीं है। क्वेश्चन 17 पर काम करते हैं। शी अराइव्ड टू द ऑफिस अर्ली दिस मॉर्निंग, आज सुबह जल्दी वह इंसान ऑफिस आया। तो आप उस इंसान के आने की अगर बात कर रहे हैं तो अराइव के साथ हम कौन सी प्रेपोजिशन यूज करते हैं? अराइव के साथ हम टू यूज नहीं करते, एट बताता है एक पर्टिकुलर लोकेशन। ठीक है मेरे भाई, फिक्स प्रेपोजिशन का सवाल सामने आ गया। इट इज हाई टाइम यू स्टार्ट स्टडिंग सीरियसली, बहुत प्यारा सवाल है मेरे भाई। इट इज हाई टाइम, ये बताता है हमें सब्जंक्टिव मूड। ठीक है जी, ये हमें बताने का काम करता है इमेजिनरी स्टेटमेंट। और तो मेरे भाई इमेजिनरी स्टेटमेंट बताने के लिए हमें स्टार्ट की जगह क्या लिखना होगा मेरे भाई? आप कहेंगे सेकंड फॉर्म। ये आप लोगों ने डिटेल में समझा है मेरे भाई जब हम लोगों ने सब्जंक्टिव मूड के बारे में आपको क्लास में पढ़ाया। आप इसे सीधा भी याद कर सकते हैं। इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम, इट इज राइट टाइम, इट इज मोमेंट, राइट मोमेंट, हाई मोमेंट के साथ हम सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करते हैं। क्वेश्चन 19 पर आते हैं। नीदर रमेश नोर हिज फ्रेंड्स, सर वही बात हो गई, नियरेस्ट सब्जेक्ट के अनुसार यहां पर आर हमें चाहिए, तो ये वाली बात हमारे सामने करेक्ट हो गई। क्वेश्चन 20 की ओर बढ़ते हैं। ही कुड नॉट कोप अप विद द प्रेशर, देखो किसी भी इंसान के ऊपर प्रेशर डाला जाता है तो प्रेशर को झेलने की बात कही जाती है, और जब झेलने की हम बात करते हैं तो कोप के साथ विद हम लगाते हैं, अप लगाना तो इसके साथ सुपरफ्लोस होता है, तो इसको आप ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन 21 हमें कहता है दिस रूट, देखो इस शब्द की जो प्रोनाउंसिएशन है दोनों तरीके से काम करती है। आप इसको राउट भी पढ़ सकते हैं, आप इसे रूट भी पढ़ सकते हैं। दिस रूट इज मोस्ट सेफर देन हाईवे, आप सीधी बात को समझ रहे हैं कि सेफर कंपैरेटिव डिग्री है, ये कंपैरेटिव डिग्री का कंजंक्शन है, तो मोस्ट लगाने की तो आवश्यकता ही नहीं है। सिंपल आप क्या कह देंगे, मोस्ट लगाने की यहां पर जरूरत ही नहीं है। इसमें पॉइंट क्लियर मेरे बच्चों? ठीक है। क्वेश्चन 22, द पुलिस हैज, देखो पुलिस के बारे में अगर हम चर्चा कर लेते हैं तो अमेरिकन इंग्लिश इस कलेक्टिव नाउन को सिंगुलर वर्ब के साथ लेकर चलती है, लेकिन हम अमेरिकन इंग्लिश को फॉलो नहीं करते, हम फॉलो करते हैं ब्रिटिश इंग्लिश को। और ब्रिटिश इंग्लिश इसको हमेशा कलेक्टिव नाउन होता है, ये अपने आप में प्लूरल वर्ब के साथ यूज कर रहा होता है। तो भाई द पुलिस आप यहाँ हैज को हटाकर कह देंगे क्या चीज है, इजी। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल की ओर। शी गेव मी अ गुड एडवाइस, अब एडवाइस अपने आप में क्या है? आप कहेंगे सर एडवाइस अपने आप में अनकाउंटेबल नाउन है। किसी भी अनकाउंटेबल नाउन को काउंटेबल बनाने के लिए हम इससे पहले ऑफ लगाकर इसी के लिए एक यूनिट लगा देते हैं, क्या चीज? अ पीस ऑफ। ठीक है जी, तो यहां हमें क्या करना होगा? यहां पर आप क्या करने की कोशिश करेंगे? शी अपनी जगह सही है, गेव अपनी जगह सही है, मी अपनी जगह बिल्कुल सही है। अब यहां पर क्या गड़बड़ हो गई भाई? अ गुड एडवाइस ना कहकर आप क्या कहेंगे? अ पीस ऑफ गुड एडवाइस। ठीक है ना मेरे भाई, अ पीस ऑफ गुड एडवाइस। तो गड़बड़ कहाँ है मेरे भाई? सी वाले पार्ट में। बेहतरीन सवाल, ऐसा पेपर में जरूर देखने को मिलता है। क्वेश्चन 24, नीदर द टीचर नोर द स्टूडेंट्स, तो बिल्कुल नजदीक वाला सब्जेक्ट ही हमारे सामने आएगा। अब ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत बार क्यों लिया गया है? क्योंकि यही क्वेश्चंस आपके अब तक के पेपर में ज्यादातर देखने को मिल रहे हैं। और देख भाई मैं तो कोई कमी छोड़ूंगा नहीं, समझ रहे हैं? एक बार अगर मैंने कमिटमेंट कर दिया ना तो उसके बाद तो मैं अपने आपकी भी नहीं सुनता। पापा को परेशान मत करना, पता चलो आप समझो बाप की भी नहीं सुनता। बाप की मैं सुनता हूँ, बाप से बहुत डर लगता है, बाप है भाई। तो मेरे बच्चे यहां पर हमने गड़बड़ ठीक कर दी। क्वेश्चन 25, शी इज एंग्री अपॉन मी, एंग्री के साथ अगर किसी पर्सन का जिक्र करते हैं तो फिक्स प्रेपोजिशन क्या होती है मेरे बच्चों? आप कहते हैं सर विद यूज हम करते हैं, बिल्कुल टू द पॉइंट क्वेश्चन है। आई रिटर्न बैक, देखो जिन शब्दों के साथ आप आर ई को प्रिफिक्स करते हैं उसका अर्थ होता है अगेन या बैक, उसका अर्थ होता है अगेन या बैक। अब अगेन या बैक की अगर हम बात करते हैं तो इसका मतलब इन लिखे हुए शब्दों के बाद हमें बैक या अगेन लिखने की जरूरत नहीं होती, ये अपने आप में सुपरफ्लोस होते हैं। अब मेरे भाई सुपरफ्लोस नाम का अपने आप में एक डिटेल्ड टॉपिक द इंग्लिश एक्यूमेन में आपको मिलता है। पूरी डिटेल्ड टॉपिक, बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए
यहाँ आपको मिलते हैं, ठीक है ना? तो मेरे भाई अब हम चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल हमें कहता है आपको यहाँ इनकरेक्ट पार्ट ऑफ सेंटेंस को ढूँढना है। शी कंग्रेचुलेटेड हिम फॉर हिज सक्सेस। जब हम कंग्रेचुलेट को एक वर्ब की तरह यूज करते हैं तो उसके साथ हम फॉर कभी भी यूज नहीं करते। इसके लिए हम लोगों को यूज करना है प्रेपोजिशन ऑन। तो गड़बड़ कहाँ है? सीधी बात, बाकी टाइम खराब नहीं करना है। नो सुनर इन्वर्जन की तरफ जा रहा है, ठीक है ना? तो ये पार्शियल इन्वर्जन की बात कर रहा है। एक तो नेगेटिव ऊपर से टाइम बताने वाली एडवर्ब, तो मेरे भाइयों यहाँ पर ठीक हमें क्या करना है? हेड, और उसके बाद हम लिखेंगे ही। हेड के साथ ये थर्ड फॉर्म सही हो गई। तो मेरे बच्चे जब इन्वर्जन ही हमें करना है तो इसकी अरेंजमेंट अपनी जगह ठीक होती है, ठीक है बच्चे? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन कहता है द ऑफिसर हैज इशूड एन ऑर्डर टू अरेस्ट हिम इमीडिएटली। ऑफिसर ने जारी किया है एक आदेश, अरेस्ट करना उसको तुरंत। अब इस लिखे हुए सेंटेंस के अंदर कहां पर क्या गड़बड़ है? कोई एरर नहीं है ना? तो इस लिखे हुए सेंटेंस में तो आप कहेंगे सर इमीडिएट अपने नाम में एडजेक्टिव है, एलवाई से एडवर्ब बना, ठीक है ना भाई? और ये इस लिखी हुई वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है। यहाँ प्रेजेंट परफेक्ट लिखा है, ये अपने नाम में एक वर्ब को नाउन बना है, सारी चीजें ठीक है, तो कोई भी एरर नहीं है। क्यों? हिला डाला ना है? इस सवाल में तो जबरदस्ती एरर बना रहे थे आप भाई, कोई बात नहीं। ही मेड अ क्विक शावर, है ना? उसने खटाक से एक शावर किया। तो आप कहेंगे सर ही मेड अ क्विक शावर बिफोर हेडिंग टू द ऑफिस, ऑफिस जाने से पहले। तो यहां पर सर मेड नहीं होगा। ये कोलोकेशन नाम का एक टॉपिक है जो इंग्लिश एक्यूमेन में चैप्टर नंबर 31 आप लोगों को दिया गया है, जरूर पढ़ना। कुछ ऐसे हमारे ऑब्जेक्ट्स होते हैं, कुछ ऐसे हमारे एक्शंस होते हैं जो हमारी वर्ब के साथ फिक्स्ड होता है। अगर मैं कहूं ही इज गिविंग अ पार्टी, तो ये सेंटेंस गलत है। पार्टी कोई ऑब्जेक्ट नहीं है कि किसी को जाके आप देते हैं। He is hosting a party, he is organizing a party, he is throwing a party। समझ रहे हैं? तो अंग्रेजी को अंग्रेजों के तरीके से सीखने के लिए आपको कोलोकेशन टॉपिक दिया है इंग्लिश एक्यूमेन में। अब कुछ बच्चे ये भी कहते हैं कि सर हमें फर्क नहीं पड़ता कि पेपर में ये आए या ना आए। बेटा पेपर वाला तुम्हारे फड़क को फड़क निकाल देता है, समझ रहे? तो पेपर के हिसाब से पढ़ने की कोशिश करो। बेहतरीन किताब आप लोगों के लिए इंग्लिश एक्यूमेन है, जिसमें से ये टॉपिक आप लोगों को जरूर प्रैक्टिस करना है। चैप्टर नंबर 31 है। अब मेरे भाई ही मेड नहीं, ही टुक अ, ठीक है ना? टुक की जगह आप यहाँ हेड भी कर सकते हैं। कुल मिलाकर आप लोगों को गड़बड़ समझ आ गई भाई, ठीक है? माउंट एवरेस्ट इज मोर हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड। सवाल में किसी से कंपैरिजन नहीं किया है। जब सवाल में किसी से कंपैरिजन नहीं किया है तो ये सबसे ऊंचा है भाई, पीक है ना? तो जब सबसे ऊंचा ही है तो हमें ये समझ में आ गया। तो यहां से हमें क्या चीज हटाना होगा? मोर हटाना होगा, है ना भाई? अब यहां से हम इस मोर को भी हटाएंगे और इस लिखे हुए बी पार्ट में यहां पर इसी की जगह द भी लगाएंगे, क्योंकि सुपरलेटिव डिग्री है, ठीक है जी? मेरी बात समझे? तो बी के अंदर हटाना भी है, लगाना भी है। क्योंकि कोई इस सवाल को ना कई सारे बच्चे सोचेंगे सर हाईएस्ट के साथ दा लगा देंगे। अरे लल्लन टॉप इधर से उठा के इधर लगा दोगे तो अपने आप ही ना उसके सामने सेटिंग होगी। मेरी बात समझ रहे हैं? अरे भाई तुम्हारी जिंदगी में अगर कोई अच्छा इंसान नहीं मिल रहा है तो क्या करो? अपनी जिंदगी से गलत इंसानों को हटाने लग जाओ, अच्छे पर अपने आप पहुंच जाओगे। क्या बात है गुरुजी, सत्संग शुरू हो गया। द टीचर एडवाइज्ड टू लिसन अटेंटिवली, है ना? अब यहाँ टीचर हमारे सामने सब्जेक्ट है। एडवाइस अपनी जगह बिल्कुल ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं है, बोलो हाँ। अब यहाँ पर टीचर ने एडवाइस किसको दिया है? बताओ ध्यान से सोचकर। तो यहाँ पर एडवाइस के बाद ऑब्जेक्ट ही नहीं है, क्योंकि ये तो एक ट्रांजिटिव वर्ब है ना भाई, ठीक है? तो अगर इसके पास ऑब्जेक्ट नहीं है तो टीचर के साथ हमें मानकर ही चलना पड़ेगा टीचर ने सलाह किसको दी है। तो आप कहेंगे सर सलाह देने के लिए तो टीचर साहब को क्या होना चाहिए? सर यहाँ लेफ्ट टू राइट की कंसीडरेशन में हम जाएंगे तो इस टू लिसन से पहले हम लोगों को यहाँ पर देम या द स्टूडेंट्स जैसा कोई भी एक ऑब्जेक्ट हमें चाहिए। तो ये इस ए वाले पार्ट में हम इंसर्ट करेंगे। अब ऐसा सवाल पेपर में अगर आ गया तो सिर जो तेरा चकराए, चुपचाप गोपाल वर्मा सर की क्लास में आए, एंजॉय करें, पढ़ें और सीखें। क्वेश्चन 33, शी डांस्ड ग्रेसफुल। सर सवाल को पकड़ने की कोशिश करें। शी सब्जेक्ट है, डांस अपने आप में एक एक्शन वर्ब है। कैसे उसने डांस किया, तो कैसे का जवाब आप देने की कोशिश करेंगे, क्या? एडवर्ब से। तो ग्रेसफुल तो एक एडजेक्टिव होता है, ग्रेस एक नाउन हो गया, एफ्यूएल जिसके साथ जुड़ता है एडजेक्टिव है, एल वाई जोड़ने की वजह से ये एडवर्ब बनेगा। तो बात अपनी जगह करेक्ट होगी, बोलो हाँ।
क्वेश्चन 34, शी इज वन ऑफ द बेस्ट सिंगर। बाबू देखो सीधी बात को समझेंगे, वन ऑफ के बाद जो भी नाउन लिखा हुआ नजर आए वो प्लूरल होना चाहिए, तो वन ऑफ द बेस्ट सिंगर्स। तो गड़बड़ कहाँ है, आप कहेंगे सर सिंगर की जगह हमें सिंगर्स लिखा हुआ चाहिए। ठीक है भाई। क्वेश्चन 35 की बात करते हैं, शी डिलीवर्ड अ स्पीच इन द प्राइज। अब देखो यहां पर भी कोलोकेशन ही है, यहां पर भी एक कोलोकेशन ही है सर, स्पीच को डिलीवर किया जाता है, समझ में आ रही है। ओके अब हिंदी बनाने के चक्कर में कई बच्चे कहते थे शी गेव अ स्पीच। भाई साहब कोलोकेशन का ध्यान रखना, पढ़ के जाना, मैं फिर कह रहा हूं पेपर के तरह से आपको सोचना पड़ेगा, समझ रहे हैं। आप ये नहीं कह सकते सर हम तो हिंदी में ये समझ रहे नहीं साहब, आपको हिंदी से बाहर निकलना होगा, इंग्लिश को इंग्लिश में समझना होगा अगर आप अपना CHSL MTS क्वालिफाई करना चाहते हैं। ठीक है जी, इसलिए ये वाला कॉमन सीरीज आपके लिए मैंने दिया है, क्योंकि पता है क्या, दोनों पेपर का लेवल ज्यादा अलग नहीं है। और ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है, पेपर ने इस बात की प्रॉपर गाइडलाइंस आपको दी है, अगर किसी क्वेश्चन में हिंदी और इंग्लिश में अगर आपको डिफरेंस महसूस होता है तो एग्जामिनेशन जब आपको मार्क्स अलॉट करता है तो वो इंग्लिश को प्रायोरिटी देता है, तो इंग्लिश को इंग्लिश की तरह से सीखने की आदत डाल लो मेरे भाई। ठीक है ना। शी डिलीवर्ड अ स्पीच इन द प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। अब यहां हमें क्या समझ में आ गया, आप कहेंगे सर स्पेसिफिक लोकेशन बताने के लिए इन नहीं हम एट का यूज करते हैं। लो जी सर क्वेश्चन उड़ा दिया एक सेकंड में, तो यहां इन की जगह एट हम लगाएंगे। ठीक है ना। ओके अगर आपका कोई दोस्त आपको ये कहे वी विल मीट इन द मैकडोनल्ड्स, तो आप उसको ठीक कर दीजिएगा वी विल मीट एट। करेक्ट है भाई। क्वेश्चन 36 को देखते हैं, ही सक्सीडेड टू विन। अब देखो बेटा ये इन्फिनिटिव तो तब आए जब ये इसका पर्पस बता रहा हो, ये पर्पस तो है नहीं, ये तो एक एक्शन है जो किया गया है। तो सक्सीड के साथ हम लोगों को यहां पर लिखना होगा इन, और इन के बाद हम लिखने की कोशिश करेंगे V1 के साथ ING। करेक्ट है भाई। तो ये हमारे सामने करेक्ट आंसर बन जाता है। क्वेश्चन 37, ही इज अ फास्टली ग्रूविंग। देखो फास्ट अपने आप में एक ऐसा एडजेक्टिव होता है बाबू जिसके साथ हम ly यूज नहीं करते। ठीक है ना। ओके जैसा अलाइक है, अलोन है, समझ रहे हैं, ऐसे शब्दों के साथ हम ly नहीं जोड़ते। पूरी प्रॉपर आप लोगों को इस तरीके के शब्दों के बारे में क्लासेस में बताया है। तो फास्ट के साथ ly लगाना ही अपने आप में गड़बड़ है, ये खुद में ही एडजेक्टिव है, खुद में ही एडवर्ब है। क्वेश्चन 38 हमें कहता है यू शुड नॉट लाफ ऑन। सर यहाँ पर क्या ऑन अपनी जगह सही है, आप कहेंगे लाफ के साथ कंपैरिजन की बात नहीं है सर, लाफ के साथ एक फिक्स्ड प्रेपोजिशन की हमें जरूरत होती है, तो ऑन को हटाकर एट हम लगा देंगे। बहुत प्यारा सवाल है। क्वेश्चन 39, द मैनेजर टुगेदर विद हिज क्या लिखा है, स्टाफ लिखा है हैव गॉन फॉर लंच। मेरे बच्चों यहाँ स्टाफ है, इसको करेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है अब सवाल को पकड़ते हैं। मैनेजर सब्जेक्ट है, टुगेदर विद ये एक कंपाउंड प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन के बाद ये ऑब्जेक्ट है, तो मैनेजर ही सब्जेक्ट है, तो हैव को हटाकर हमें तो सिंगुलर सब्जेक्ट के अनुसार हैज लगाना पड़ेगा। इज माई पॉइंट क्लियर। ठीक है यहाँ पर ये स्टाफ लिखा है बाबू, इसको ठीक कर लीजिएगा। ठीक है एक्चुअल में आज सुबह सुबह टाइपिस्ट की ना उसकी बीवी के साथ लड़ाई होगी, बहुत देर तक लड़ाई, समझ में आ रही है। उस लड़ाई के चक्कर में वो डबल F खा गया है ना, व्हाट द F। क्वेश्चन 40 पर आते हैं, वन ऑफ द क्वेश्चंस वर वेरी डिफिकल्ट। लो भाई यहां पर भी भाई साहब डिफिकल्ट के डबल F को खा गया। मैं अब मुक्का मार दूंगा, बिल्लू बिल्लू उठा लो घर से आज इसको। ठीक है वन ऑफ के बाद जो भी आए वो प्लूरल आए, वन हमारा सिंगुलर है तो सिंगुलर की वजह से वॉज हम लगाने की कोशिश करते हैं, तो यहां पर मेरे भाई सिंगुलर के साथ वॉज आना चाहिए। ठीक है मेरे भाई कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। शी अडॉप्टेड अ ऑनेस्ट अप्रोच टू रिजोल्विंग द क्या लिखा है, इशू। किसी भी प्रॉब्लम को रिजोल्व करने के लिए उसने एक ईमानदार प्रयास अपनाया है। तो आप कहेंगे सर ऑनेस्ट की जो साउंड आती है वो इस तरीके से आती है, वाउल साउंड होने की वजह से ए को हटाकर हम यहां एन लगाएंगे। करेक्ट है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। दिस बुक कंप्राइजेज। देखो जी मेरे बच्चों एक प्यारा सा शब्द मैंने आपको लिखा, कंसिस्ट ऑफ का मतलब होता है कंप्राइज। तो कंसिस्ट ऑफ का मतलब कंप्राइज है, तो कंप्राइज के साथ तो हम ऑफ लगाते ही नहीं है, सुपरफ्लोस हो गया। करेक्ट आंसर आपके सामने बी फॉर बॉम्बे बन गया है। क्वेश्चन 42 की बात करते हैं। दिस बुक कंप्राइजेज ऑफ, चलिए तो हमने कर लिया। ही डिवाइडेड द स्वीट्स बिटवीन हिज 5 फ्रेंड्स। अब यहाँ 5 दोस्तों की बात कही गई है, 2 से ज्यादा की कंसीडरेशन अगर यहां पर दी गई है तो यहां बिटवीन को हटाकर हम लगा देने की कोशिश करेंगे क्या चीज, अमंग। ठीक है भाई
दो से ज्यादा की कंसीडरेशन अमंग के लिए। नीदर ऑफ द टू ब्रदर्स, नीदर हमारे सामने सब्जेक्ट है और नीदर का मतलब होता है दो में से कोई भी नहीं। कुल मिलाकर ये अपने आप में सिंगुलर वर्ब के साथ यूज होता है। ये सब्जेक्ट है, ये प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, तो सिंगुलर होने की वजह से आर को हटाकर मेरे भाइयों हमें इज की जरूरत है। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन हो गया भाई। क्वेश्चन 45 कहता है द चाइल्ड इज अफ्रेड, अफ्रेड के साथ हम हमेशा किसी चीज से डरना, खौफ खाना, फिक्स प्रेपोजिशन का यूज करते हैं, तो अफ्रेड के साथ हम लोगों ने ऑफ लगाने की यहां पर गलती को ठीक किया। यू शुड अवेल, अवेल अपने आप में एक ऐसी ट्रांजिटिव वर्ब है जिसके साथ हम लोगों को रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाना ही लगाना है, और इसके साथ फिक्स प्रेपोजिशन ऑफ हम लगाते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन सब्जेक्ट के अनुसार हम लगाते हैं। बहुत डिटेल में खूबसूरती से आप लोग प्रोनाउन के दौरान इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं। तो यू शुड अवेल, ठीक है जी, यू के अनुसार यहां पर आप लोगों को रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाना है। अब मेरे भाइयों ध्यान से ये कमेंट्स में मुझे आंसर दीजिएगा कि यहां पर आप योर सेल्फ लिखेंगे या फिर योर सेल्व्स लिखेंगे, ठीक है ना, और इन दोनों में से किसका आप प्रयोग करेंगे, वो लिखा अवेल के ठीक बाद जाएगा। विद रीजन कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिएगा, आपको अच्छा लगेगा और मुझे भी अच्छा लगेगा। क्वेश्चन नंबर 47 कहता है द फादर विद हिज सन्स आर अराइविंग सून, ठीक है ना, तो फादर हमारे सेंटेंस का सब्जेक्ट है, विद प्रेपोजिशन का ये ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट सिंगुलर होने की वजह से यहां पर आपको लिखना होगा एज। क्वेश्चन 48 कहता है द जज ऑर्डर द प्रिजनर टू हंग। अब सर सीधी सी बात समझ में आती है, इन्फिनिटिव बनाने के लिए टू के साथ हम V1 का यूज करते हैं, तो भाई साहब यहाँ हंग ठीक जा रहा है? नहीं सर, प्रिजनर खुद को थोड़ी फांसी लगाएगा, तो प्रिजनर को फांसी लगाई जाएगी। तो मेरे भाई इसी का अगर पैसिव हमें बनाना है तो टू बी के साथ थर्ड फॉर्म हम लगाएंगे। तो मेरे भाई इसको ठीक हमें कैसे करना है, ठीक हमें करना है टू के साथ हमें लगाना है बी और उसके बाद हम लोगों को लगाना है हैंग्ड, ठीक है। फांसी लगाने के लिए, फांसी देने के लिए हमें लगाने की जरूरत होती है हैंग्ड, करेक्ट है भाई। क्वेश्चन 49 पर आते हैं माई एल्डर सिस्टर इज मैरिड विद अ डॉक्टर। देखो मैरी का पैसिव अगर हमें लिखना है तो मैरी के साथ फिक्स प्रेपोजिशन सिर्फ टू ही आती है, इसके साथ विद का प्रयोग नहीं होता। जरा दिल को थाम लो, आज के बाद अगर शादी हो, पैसे हो इसमें, तो सिर्फ एक ही कहना, तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू, है ना, विद के साथ ब्याह नहीं करना भाई। क्वेश्चन 40 के बाद आते हैं 50 पर। द शिप ड्राउन्ड, देखो ड्राउन एक ऐसी वर्ब है जो किसी इंसान के डूबने को बताता है, लिविंग के डूबने को बताता है। लेकिन अगर आपके सामने टाइटैनिक डूबा तो आप कहेंगे सर टाइटैनिक तो डूबा पर वो नॉन लिविंग है, तो सिंक, सैंक, संक, ठीक है ना। तो शिप सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब हमें लिखनी है, तो सर यहां पर हम लिखने का काम करेंगे क्या चीज, सैंक। दैट्स इजी, ठीक है मेरे बच्चों। तो आज की चर्चा यहीं तक रखते हैं। पूरी की पूरी क्लास को एक बार दोबारा से देखिएगा, और मैंने इन क्लास के अंदर फास्ट फॉरवर्ड में आप लोगों के लिए रिवीजन करनी है, ठीक है ना जी। तो फास्ट फॉरवर्ड में हम लोग इसके बारे में बात करेंगे। मेरे भाई सेशन को पसंद कीजिएगा तो भाई शेयर भी कीजिएगा, अपनी रिव्यू, अपनी फीडबैक भी जरूर दीजिएगा मेरे भाई। थैंक यू सो मच। इसी बात के साथ अगली क्लास में मुलाकात करते हैं। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, ध्यान रखिएगा भाई।